हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ चुके थे ना। 3 रिएक्शन में देखिए पहला देखिए ये वाला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन अस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक, तो इसमें देखिए 5 अभिक्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 अभिक्रियाएं होती हैं। 5 में देखिए क्या है कि पहला हम लोगों का था हैलोजनीकरण। हम समरी में पांचों बता देते हैं। हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण में देखिए क्या होता है, जब किसी क्लोरोबेंजीन या हैलोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे? हैलोजन से कराएंगे। किससे? हैलोजन से कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार ये हैलोजन कहाँ जुड़ता है? आर्थो पर, और एक बार कहाँ जुड़ेगा? पैरा पर। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं, एक आर्थो हैलोबेंजीन और एक पैरा हैलोबेंजीन। मतलब कि जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराया जाएगा किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में। लुईस एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, उसे लुईस एसिड कहते हैं। जैसे AlCl3 ये एक लुईस एसिड है। कैसे जान पाएंगे लुईस एसिड है? तो देखिए हमको पता है कि Al का परमाणु क्रमांक कितना? 13 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 और कितना होगा? 3। यानी इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। 1 2 और कितना? 3। और Cl का देखें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना? 17। तो 2 8 और कितना? 7। अब इसके यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। तो ऐसे कितने क्लोरीन हैं? 3 क्लोरीन है। तो देखिए 1 2 और एक कितना? 3। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे इसमें भी होगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए इसमें भी ऐसे ही होगा 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी होगा 7। तीनों में 7 7 है। इसको पूरा करना है कितना? 8। तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसका 8 हो गया। एक ये ले लिया, इसका भी 8 हो गया। और एक इसने ले लिया, इसका भी 8 हो गया। अब बारी आई किसकी? एल्यूमिनियम के। इसको भी 8 पूरा करना है। तो जब एक Cl को दिया है तो एक उससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे। अब आप क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के पास भी कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, क्योंकि तीसरे कोष में कितना होता है? 8। तो जब साझेदारी करने के बाद इसमें देखो 2 2 4 और 2, इसका मतलब इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए कि जब भी हैलोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराएंगे लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर। इसका भी कारण आपको बता दिया था पिछले कि आर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि आर्थो एवं पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा होता है। और हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही वही जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए कि दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने ये देखा था, एक हैलोजनीकरण हो गया था, दूसरा हमने नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। तो देखिए नाइट्रीकरण क्या होता है? NO2 समूह का जुड़ना। NO2 समूह का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी हैलोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते थे, इसके प्रेजेंस में H2SO, तो एक बार आर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ता है और एक बार कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तीसरा देखिए हमने पढ़ा था सल्फोनीकरण। क्या पढ़ा था? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है सल्फोनिक समूह। SO3H को हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रुप? सल्फोनिक ग्रुप बोला जाता है। सल्फोनिक समूह। तो सल्फोनिक समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? सल्फोनीकरण। यानी जब हम हैलोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? H2SO
4 के साथ, तो यहाँ एक बार आर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ता है और एक बार कहाँ जुड़ता है, पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से ये पिछले क्लास में हमने इतना कर लिया था, इसको एक बार रिवाइज कर लिए। अब चौथा रिएक्शन देखिए हमको क्या पढ़ना है, तो चौथे में देखिए हमको पढ़ना है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एल्कलीकरण का मतलब क्या, एल्किल का जुड़ना। किसका जुड़ना, एल्किल का जुड़ना। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, एल्कलीकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, तो इसका मतलब देखिए क्या है कि जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया, हैलोबेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराया जाता है। एल्किल हैलाइड के साथ कराया जाता है, तो आर्थो एवं पैरा स्थिति पर हैलोजन जुड़ जाता है। हैलोजन कह रहे, एल्किल जुड़ जाता है। क्या, एल्किल जुड़ जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एल्कलीकरण। अब जैसे हमारे पास क्या है, हैलोबेंजीन है, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। तो देखिए यहां से एक बार आर्थो का H, इसका H और इसका X, यहां से क्या निकल जाएगा, HX, क्या निकल जाएगा, HX। तो जब यहां से HX निकल गया तो एल्किल आके एक बार कहां जुड़ेगा, आर्थो पर, और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। तो जब एल्किल जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एल्कली। तो ये आर्थो प्रोडक्ट है और ये हमारा कौन सा है, पैरा प्रोडक्ट है। ठीक है, नोट करो इतना। चलिए अगला देखिए एशलीकरण है। अगला क्या होता है, एशलीकरण। एसिल समूह का जुड़ना एशलीकरण कहलाता है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एशलीकरण है। एशलीकरण या एसाइलेशन इसको बोलते हैं, एशलीकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसाइलेशन। एसाइलेशन, तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया, हैलोबेंजीन की अभिक्रिया एसिल हैलाइड से करा दिया जाए, किससे करा दिया जाए, एसिल हैलाइड से, एसिल हैलाइड से कराया जाता है, हैलाइड से कराया जाता है, तो आर्थो एवं पैरा स्थिति पर एसिल समूह जुड़ जाता है। एसिल समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को एशलीकरण कहते हैं। एशलीकरण कहते हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा वही करना है क्या कि हैलोबेंजीन लिए, ठीक है, और इस हैलोबेंजीन का रिएक्शन एसिल हैलाइड से कर दी, RCO और X। तो यहाँ देखिए RCO को बोला जाता है एसिल, RCO को क्या कहते हैं, एसिल कहते हैं। तो एक बार एसिल आर्थो पर जोड़ देंगे, एक बार एसिल कहाँ जोड़ देंगे, पैरा पर। यहाँ देखिए मान लीजिए ले लिया लुईस एसिड,
AlCl3। तो यहाँ देखिए एक बार R2 पर जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा X और ये CO और R, और एक बार एसिल समूह कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर, CO और R। तो ये एक हो गया आर्थो प्रोडक्ट और एक हमारा बन जाएगा क्या, पैरा प्रोडक्ट। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा जल्दी कि एसिलीकरण और एल्कलीकरण क्या है, पेपर में पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है। ठीक है, पेपर में ये पूछता है कि फ्रीडल क्राफ्ट क्या है। तो हम नोट करके इस बात को लिख लेंगे कि एल्कलीकरण व एसिलीकरण को संयुक्त रूप से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या है, तो उसमें आपको दोनों बताना पड़ेगा, एल्कलीकरण भी और एसिलीकरण। एल्कलीकरण का मतलब एल्किल का जुड़ना, और एसिलीकरण का मतलब एसिल का जुड़ना। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कह रहा है फ्रीडल क्राफ्ट, तो इसका मतलब आपको दोनों अपक्रिया बतानी होती है। ठीक है, इतना करो। तो देखिए जैसे अगर किसी हैलोइरिन की अपक्रिया धातु से करा दें, स्पेशली सोडियम धातु से, यानी अगर हम क्या करें कि हैलोइरिन की अपक्रिया सोडियम धातु से करा दें, तो देखो पहले हम देखेंगे कि हैलो एल्कीन की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ओर्टज अपक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है, ओर्टज अपक्रिया। ठीक है, अब ओर्टज अपक्रिया में होता क्या है, देखिए ओर्टज रिएक्शन में, इसमें होता ये है कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे करा दें, सोडियम से करा दें, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो दुगने कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। मतलब अगर एक कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लिए हैं तो आपको 2 कार्बन का एल्केन मिलेगा, अगर आप 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लिए हैं तो आपको 4 कार्बन का एल्केन मिलेगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराया जाता है, तो दुगने कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ओर्टज अभिक्रिया कहते हैं, ओर्टज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, RX, और इसका रिएक्शन हमको कराना है किससे, सोडियम से, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। अच्छा, ऐसा शुष्क ईथर यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील और ज्वलनशील होता है।
जैसे ही ये नमी के संपर्क में आएगा तुरंत जल जाता है। तो शुष्क ईथर यहाँ वाटर या कोई नमी वाला कारक नहीं रहेगा, ताकि सोडियम एल्किल हैलाइड के साथ अक्रिया कर सके। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमको पता है कि Na जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 11, तो 2 8 और कितना 1, इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 1, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इसका मतलब ये त्यागेगा तो कितना प्लस बनाएगा 1 प्लस। हाइड्रोजन देखिए, इस कोई भी हाइड्रोजन है, चाहे आप क्लोरीन ले लीजिए चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, सब क्या करते हैं, जैसे फ्लोरीन 7 9 है तो 2 और कितना हो गया 7, क्लोरीन 17 है तो 2 8 और 7, यानी इसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 8 पूरा करने के लिए ग्रहण कर सकता है, तो इसका मतलब 1 माइनस बनाएगा। तो यहाँ देखिए 1 Na और 1 X, अगर इस पर 1 प्लस है और इस पर 1, तो यहाँ से NaX अगर निकल जाए तो R अकेला बच जाएगा ना, और इसकी एक संयोजकता खाली रह जाएगी, तो वह संयोजकता फिर कैसे पूरी होगी। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पर कि 2 Na मालिक्यूल आ जाते हैं, कितने 2, और 2 एल्किल हैलाइड हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या होता है कि RX है और एक ये भी RX, 2 अणु हो गए, और Na के भी कितने हैं 2 अणु। तो यहाँ देखिए एक Na एक X के साथ, दूसरा Na दूसरे X के साथ, और ये दोनों आपस में जुड़ करके अपनी संयोजकता को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए NaX और NaX, तो टोटल कितने NaX बन गए 2 NaX बन गए, और प्लस में R और R, यानी ये बन गया हमारा एल्कीन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास दिया है CH3Br, और इसका रिएक्शन आपसे कह दे सोडियम से कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तुम तुरंत क्या करेंगे, दोनों की संख्या 2 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ भी 2, तो 2 Br 2 Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा 2 Na Br बन जाएगा, और दोनों CH3 आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एल्केन बना, यानी ये एथेन है, कितने कार्बन का है 2, और एल्किल हैलाइड कितने कार्बन का लिया था 1। तो इसका मतलब क्या है कि ओल्टज में हम एक कार्बन से या एक कार्बन के एल्किल हैलाइड से 2 कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, इतना नोट कर लो। दूसरा हमारा है फिटिंग अभिक्रिया, तो हैलो एल्केन के बजाय यहाँ क्या कर देंगे हैलो एरीन। तो यहाँ देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग में यानी यहाँ हमारा हो जाएगा देखिए हैलो एरीन की सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे वहां एल्किल हैलाइड लिया जाता है वैसे इसमें एरिल हैलाइड लेते हैं। तो जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराया जाता है, तो बाइफेनिल प्राप्त होता है, बाइफेनिल प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं।
सेम वही है, जैसे वहां RX लेते थे ऐसे यहाँ क्या लेना है, एरियल हैलाइड लेना है और किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 Na और 2 फेनिल एरियल हैलाइड लेंगे, तो एक Na एक X के साथ और दूसरा Na दूसरे X के साथ, तो यहाँ से 2NaX क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो 2 रिंग बचेगी आपस में, तो दोनों रिंग आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों रिंग आपस में। अब एक फेनिल इसलिए इसे बाईफेनिल कहते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक एरियल हैलाइड ये ले लिया, अब हम यहां जोड़े हैं तो आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप यहीं जोड़ लीजिए, और एक को ऐसे उलट दिया X, 2 एरियल हैलाइड हो गया, एक Na और एक Na, एक X एक Na के साथ दूसरा X, और ये रिंग यहां से जाके इस पर जुड़ जाएगी, तो इस प्रकार हमारा बाईफेनिल बन जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, इतना नोट करो। ओटस फिटिंग अभिक्रिया। अगला है हमारा क्या, ओटस फिटिंग रिएक्शंस। देखिए इस रिएक्शन में क्या हम लोग को पढ़ना है कि जैसे हमारे पास क्या हो, ओटस फिटिंग रिएक्शन, ओटस फिटिंग रिएक्शंस, ओटस फिटिंग। इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराया जाता है तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ओटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ओटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी है, यहाँ भी देखिए, एक ले लीजिए एरिल हैलाइड और एक ले लीजिए एल्किल हैलाइड, और दोनों का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है कि एक Na एक X के साथ और दूसरा Na दूसरे X के साथ, तो यहाँ 2NaX क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब जहां से ये X निकलेगा वहीं आकर के एल्किल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एल्किल बेंजीन बनेगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिए, क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन CH3 यानी मेथिल क्लोराइड से करा दी, किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर के। तो यहाँ पर होगा क्या, 2 Na एक इस Cl और एक इस Cl यानी 2NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इस पर हमारा जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। पॉलीहेलोजन यौगिक, हाँ मिटाएंगे नहीं, ऊपर वाला लैंग्वेज मिटा देता हूँ बस, नीचे वाला रिएक्शन हमें पता है नहीं लिख पाया हूँ। देखिए एक है पॉलीहेलोजन यौगिक, देखिए क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक, ठीक है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसे हैलोजन यौगिक जिसमें
एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक हैलोजन हो, एक से अधिक हैलोजन हो, उसे क्या बोला जाएगा? पॉली हैलोजन यौगिक। जैसे है इसमें चैप्टर में दिया है डाइक्लोरो मेथेन या मेथिलीन डाइक्लोराइड है, दूसरा क्या क्लोरोफॉर्म, फिर तीसरा क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब देखिए क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन देता है। देखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक अत्यंत विषैली गैस का निर्माण करता है जिसे फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है पेपर में। यहाँ देखिए होगा क्या, CHCl3 और ये ऑक्सीजन के साथ प्रकाश को हम लिखते हैं H न्यू, तो ये बना लेगा COCl2 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस करना, ये है फास्जीन। देखो दो अलग अलग गैसें होती है, एक फास्जीन होता है, एक फास्फीन होता है, तो ये हो गया फास्जीन और PH3 को हम लोग बोलते हैं फास्फेन। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु था हमने देख लिया। अब हम कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हेलो एल्कीन हो गया, अब हम एल्कोहल फिनाल और क्या पढ़ लेंगे।